गुड मॉर्निंग बेटा। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने काम को जो आपको वर्क मिल रहा है उसे निरंतर कर रहे होंगे। जो टॉपिक हमारा था, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था पराशर दाब के नियम। अब पराशर दाब के जो नियम थे उसमें हमने पढ़ा था बॉयल वांट हाफ नियम, चार्ल्स वांट हाफ नियम, और उससे हमने एक समीकरण बनाई थी जिसे हम कहते थे वांट हाफ समीकरण। आज हम उसी वांट हाफ समीकरण पे जो आंकिक प्रश्न है आज हम उनकी बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है? तन विलीनों के लिए वांट हाफ जो समीकरण हमने पढ़ी थी उसके हम आज क्या पढ़ेंगे? आंकिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आंकिक प्रश्नों का अध्ययन, अब ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। जो भी है हम पहले पढ़ चुके वांट हाफ समीकरण, उसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं उन्हें हमें पढ़ना है आज। तो आइए देखते हैं। हमने पढ़ा था तन विलीनों के लिए वांट हाफ समीकरण। तन विलीनों के लिए वांट हाफ समीकरण क्या थी? तन विलीनों के लिए वांट हाफ समीकरण जो हमारी थी वो ये थी, पी वी इक्वल एन एस टी। जहाँ पे पी क्या था? जहाँ पे पी हमारा क्या था? पी था पराशर दाब था, वी क्या था? आयतन था, एन क्या थी? मोलों की संख्या थी, एस जो था हमारा, एस क्या था? विलयन स्थिरांक था, और जो हमारा टी क्या था? टी हमारा था क्या था? परम ताप। टी क्या था? परम ताप था। अब हमें एक चीज़ और पता है, हमें ये पता है कि मोलों की संख्या की बात करते हैं। मोल क्या होते हैं? किसी भी पदार्थ के जो मोल होते हैं वो मोलों की जो संख्या होती है वो उसकी मात्रा और अणुभार का क्या होता है? अनुपात होता है। मतलब विलेय की जो संख्या, जो मोलों की संख्या होती है वो क्या होती है? मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार। मोलों की संख्या कैसे लिखते हैं? एन से लिखते हैं। मोलों की संख्या कैसे लिखते हैं? एन से लिखते हैं, और भार को डब्लू से और अणुभार को स्मॉल एम से लिखा जाता है। मतलब सीधा सा ये कि मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? विलेय की मात्रा बटे में विलेय का अणुभार। अब अगर इसी समीकरण को हम बदलें तो कैसे बदल सकते हैं? हमने पढ़ा मोल संख्या क्या होती है? मोल संख्या होती है विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार। तो जहाँ पे वांट हाफ समीकरण में मोलों की संख्या थी उसको हमने वहाँ से हटाया, हमने n को रिप्लेस करके वहाँ पे क्या रख दिया? W/m। हमने यहाँ पे देखिए क्या था? यहाँ पे n था, n के प्लेस पर हमने क्या रख दिया? W/m रख दिया, क्योंकि W क्या है? भार है, और m क्या है? अणुभार है। किसका? विलेय का। और हमने s को बदल दिया है किसमें? r में। हमने क्या किया? s को बदल दिया किसमें? r में बदल दिया है। r भी वही है क्या? विलयन स्थिरांक, और s भी क्या था? हमारा विलयन स्थिरांक ही था। अब जो स्थिरांक है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। जो हमारी r होता है या s होता है उसकी एक वैल्यू है। वैल्यू क्या है? वो r या s का जो मान है वो क्या होता है? r का जो मान दिया है वो हमारा दिया है, r का मान ये होता है हमारा 0.821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री मोल। ये क्या है? r की वैल्यू है। और जब भी आपको आंकिक प्रश्न करने होंगे आपको r का मान यही रखना होगा वहाँ पे। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों पर। प्रश्न क्या है हमारा? पहला प्रश्न देखिए क्या है। आपको पहले प्रश्नों को ध्यान समझना है। प्रश्न कहा गया है कि 17 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के 10% विलयन के पराशर दाब की गणना कीजिए। तो स्टार्टिंग आपको उठानी है। क्या लिखा हुआ है पहले? 17 डिग्री सेल्सियस ये तापमान है। ये आपका क्या है? तापमान है। तापमान आपको दिया होता है किसमें दिया है? इसमें डिग्री सेल्सियस में दिया है। और ये आपको याद रखना है कि जब भी तापमान आपका डिग्री सेल्सियस में होगा उसे आपको बदलना है किसमें? केल्विन में। किसमें बदलना है? केल्विन में। तो केल्विन बदलने के लिए क्या करते हैं? केल्विन बदलने के लिए जब जो भी तापमान होगा उसमें आप कितना जोड़ेंगे? 273 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 273 जोड़ेंगे। तो हमारा 17 डिग्री सेल्सियस था, 17 डिग्री सेल्सियस में हमने 273 जोड़ा तो हमारा कितना हो गया? 290। कितना हो गया? 290 क्या? केल्विन। मतलब तापमान हमारा बदल गया किसमें? केल्विन में। तो ये याद रखना है कि आपको डिग्री सेल्सियस में जो तापमान दिया है उसको आपको किसमें बदलना है? केल्विन में बदलना है। अब जो मेन टर्म है यहाँ पे वो है, कहा गया यूरिया के 10% विलयन। तो यूरिया का 10% जो विलयन है उसका तात्पर्य क्या होता है? क्योंकि यही इसी पर पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है हमारा
कि यूरिया के 10% विलयन से तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पे देखिए सीधा सा मतलब ये होता है कि 100 ml में यूरिया के कितने ग्राम घुले हैं, 10 ग्राम। मतलब सीधा सा ये है कि मान लीजिए एक पात्र ये है और इस पात्र में कितना है इस पात्र में कितना घुला है, 100 ml। कितना है, 100 ml है, तो 100 ml में पदार्थ की मात्रा कितनी है, 10 ग्राम है। कितनी है, 10 ग्राम है। अगर कहा जाता 20% है तो यहाँ पे 100 ml में पदार्थ की मात्रा कितनी होती, 20 ग्राम। अगर कहा जाता कि हमारा 30% है, कितना कहा जाता, 30% है, तो सीधा सा तात्पर्य ये होता है कि 100 ml में कितने में, 100 ml में कितना घुला होता, 30 ग्राम। कितना घुला होता, 30 ग्राम घुला होता हमारा। इसका ये मतलब है। तो यहाँ पे 10% विलयन से क्या तात्पर्य है कि 100 ml विलयन में यूरिया के कितने ग्राम घुले हैं, 10 ग्राम घुले हैं। अब यहाँ पे दो टर्म आ रहे हैं। पहला आ रहा है 100 ml, ml मतलब आयतन, मिली मतलब क्या हो जाता है, आयतन से हो जाता है। तो आयतन V बराबर कितना हो गया, 100 ml। और ये याद रखिए कि आयतन जो हमारा होता है उसको आपको किस में बदलना होता है, लीटर में। तो क्या करते हैं, 100/1000। जब भी मिलीलीटर को लीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से भाग करते हैं। 1000 से भाग किया, भाग करने पर कितना आ गया, 0.1 क्या, लीटर। भार कितना दिया है, W अभी आपने पढ़ा था, भार कितना हो गया था, 10 ग्राम। अब आता है एक टर्म अणुभार। तो यूरिया का जो अणुभार है वो कितना होता है, वो निकालना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे देखिए यूरिया का जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है, NH2CO NH2। क्या है, NH2CO NH2, ये क्या है, यूरिया का फॉर्मूला है। अणुभार कैसे निकालते हैं, उसका एक तरीका देखिए, सिंपल सा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं। कितने नाइट्रोजन है, 2 हैं। एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन का सीधा सा कितना हो जाएगा, 28। हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन हमारे 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं। तो एक का होता है 1, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4। कार्बन का हमारा होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। सबको ऐड करते हैं, ऐड करने पर टोटल कितना आता है, 60। कितना आ गया, 60 आ गया हमारा। अब हम यहाँ पे अपने फार्मूले पे आते हैं। फार्मूला क्या है, PV इक्वल क्या है हमारा, WMRT था। हमें निकालना क्या, पराशर दाब। तो V को हम इधर लेके आते हैं, तो V आ जाएगा भट्टे में, भट्टे में आ गया। फिर हमने क्या किया, जो मान थे वो रख दिए। W का मान 10 ग्राम था, R की वैल्यू मैंने बताई थी वो फिक्स होती है 0.0821, और T का मान कितना था, 290 था। भट्टे में क्या था, भट्टे में आपका है M और V। M क्या था, अड़वा 60 हो गया, और V क्या है 0.1। हमने यहाँ से पॉइंट हटाया तो ऊपर कितना बढ़ा, 0 बढ़ गया। इस 0 से ये 0 क्या हुआ, कैंसिल हो गया आपका। फिर क्या बचा आपका, नीचे आपका बचा है 10 गुणे ये आपका रह गया। हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, ऊपर का गुणा करके क्या करते हैं, 6 से भाग कर देते। तो 6 से भाग करने पर कितना आएगा, 39.68 वायुमंडल। ये याद रखिएगा कि पराशर दाब का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वायुमंडल होता है। तो ये आपका क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं समझने के लिए क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम ग्लूकोज जो है आपका, 27 डिग्री सेल्सियस 5 ग्राम ग्लूकोज के विलयन का पराशर दाब ज्ञात कीजिए। तो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, तापमान को बदलना है किसमें, केल्विन में। केल्विन बदलने के लिए क्या करते हैं, 273 क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 273 हमने ऐड किया तो हमारा कितना हो गया, 300 केल्विन। कितना हो गया, 300 केल्विन हो गया। फिर कहा गया है कि 5% ग्लूकोज विलयन है। तो 5% ग्लूकोज विलयन का मतलब सीधा सा ये हो गया कि 100 ml में 5 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है। 100 ml में कितना है, 5 ग्राम ग्लूकोज है। यानी कि आयतन 100 ml हो गया, जिसको हम लीटर में बदलते हैं तो कितना आता है, 0.1 लीटर। और जो भार हमारा है वो कितना है, 5 ग्राम। अब आते हैं ग्लूकोज के अणुभार पे। तो ग्लूकोज का जो अणुभार होता है वो हमारा कितना होता है, 180। कैसे निकाला, कार्बन कितने हैं, 6। कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है। एक कार्बन का 12, तो 6 कार्बन का कितना हो गया, 12 छंग 72। हाइड्रोजन कितने हैं, 12। एक हाइड्रोजन का होता है 12, तो 12 हाइड्रोजन का क्या होगा, 12 ही होगा आपका। एक का 1 होता है, मतलब एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 12 का हो जाएगा 12। ऑक्सीजन का होता है 16, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, पर है कितने, 6, तो 16 छक्का 96। सभी को ऐड करते कितना आ गया, 180। अब हम अपने फार्मूले पे आते हैं। फार्मूला क्या है, फार्मूला जो हमारा था वही पराशर दाब का P इक्वल WRT/MV। सारी वैल्यूज़ रखते हैं और वैल्यू रख के हम क्या करते हैं, हल करते हैं। और हल करने पर हमारा जो मान आता है वो कितना आता है, 6.0
8 4 वायुमंडल। तो ये आपके रहे आंकिक प्रश्न, ये आपके आंकिक प्रश्न हो गए। अब इससे रिलेटेड कुछ आंकिक प्रश्न आपको हल करने होंगे और आप देखिएगा कि ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ सकेंगी। धन्यवाद।